नमस्कार। हमारे बर्थ के साथ कई सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है और उसमें सबसे अहम प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे बर्थ से लेके हमारे लास्ट तक हम उन्हें कैसे अरेंज करें और उनका पूरा टेक केयर किस तरह से हो। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ सकते हो और जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट की एक रफ लिस्ट बनानी है अलोंग विद द कैटेगरीज। हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब देखिए, फोटो प्रूफ में हमारे पास क्या क्या है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और बिजली का बिल। यहाँ पर मैंने फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों को कंबाइन कर दिया है, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर हमने कंबाइनली मेंशन की है। अब देखो, हम एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे जहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि कौन सा फोटो प्रूफ के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, कौन सा एड्रेस प्रूफ के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अब देखिए, फोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम उन्हें पहले लिस्ट डाउन करते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, ईटीसी। अब इसमें आप एक कॉलम बना सकते हो जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपको फोटो प्रूफ के लिए यूज़ होगी और कौन सी चीज़ें आपको एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल पैन कार्ड ऐसा है जिसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता, क्योंकि वो एज एड्रेस प्रूफ आप वैलिडेट कहीं नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता। दूसरा, बिजली के बिल में आपका फोटो नहीं होता, इसलिए उसे एज अ फोटो प्रूफ आईडी आप कहीं पर वैलिडेट नहीं करवा सकते, आप कहीं पर उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारी मेन लिस्ट थी फोटो और एड्रेस प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी। अब हम बात करते हैं कि हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारे स्कूल में हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो स्कूल में हम जनरली यहाँ पर जो मैंने लिस्ट डाउन किया है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक किया है। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे पास जो मार्कशीट होती है हमें उन्हें उनका टेक केयर करना है, हमें उन्हें सँभाल के एक जगह पर कलेक्ट करना है और हमें उनकी लिस्ट डाउन करना है। अब जनरली जो पैटर्न अगर अब चेंज हुआ हो तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट मच, बट अगर जनरली हम बात करें तो एक स्कूल के 1 साल के ड्यूरेशन में, एक क्लास के 1 साल की ड्यूरेशन में जनरली 3 एग्ज़ाम्स होती है। तो मैंने उस तरह से जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं या मार्कशीट्स मिलती हैं, उनको मैंने कैटेगराइज़ किया है। तो फर्स्ट ईयर की 3 मार्कशीट, सेकंड की 3, थर्ड की 3, ऐसे करके टोटल फर्स्ट से लेके 12th तक की 3 इंटू 12 मार्कशीट्स हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो हमें उनका टेक केयर करना है, हमें उन्हें एक जगह कलेक्ट करना है और उन्हें अरेंज करके रखना है, इसलिए हमने उन्हें लिस्ट डाउन किया है। नेक्स्ट, जब हम ग्रेजुएशन में एंटर होते हैं आफ्टर द 12th, तो ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक मार्कशीट्स होती है। अगर आपको उसके मिक्स से में कहीं पर कोई सर्टिफिकेशन मिलता है तो आप यकीनन उसे अरेंज करके रख सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है हमारी मार्कशीट और दूसरा होता है हमारी डिग्री। तो कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ें लिस्ट डाउन करने का और इन्हें एक फाइल में लगाने का जो बेनिफिट होगा हमको वो ये भी मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं कि हमने डिग्री के लिए अप्लाई किया है, नहीं किया है, या कई बार किया है तो काफ़ी समय तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, हम लाइफ के दूसरे काम में लग जाते हैं, हमारी जॉब लग जाती है, तो सम टाइम वी कैन मिस अगर हमें उसकी ज़रूरत इस समय नहीं है तो। ग्रेजुएशन में हमारे पास ये 2 चीज़ें मेन है। उसके बाद अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली 2 चीज़ें रहेंगी, मार्कशीट्स रहेंगी और उसकी डिग्री रहेगी। तो ये चीज़ें हमें सँभाल कर रखनी है। आप इस वीडियो के साथ इसे देखते-देखते या फिर इसे पॉज़ करके एक कॉलम बना सकते हो, जहाँ पर आप एक तरफ लिस्ट डाउन करो कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं या जो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप उन्हें लिस्ट डाउन करो कि आपकी कौन-सी चीज़ें मैच हो रही है, और फिर 2 कॉलम बनाओ, एक में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, एक में जो चीज़ें चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो आपको ईज़िली एट द एंड ऑफ वीडियो आपके सामने रहेगा पूरा डेटा कि आपके पास कौन-सी एक्चुअल में अवेलेबल है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी हैंडी है, कौन-सी नहीं है, किस बारे में आप अवेयर हैं या किस बारे में अवेयर नहीं हैं। ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास होंगे कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, जैसे हमने कोई कोर्सेज़ किए हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है या ईटीसी कोई भी ऐसा कोर्स जहाँ पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो हम उसका एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास ये चीज़ें हमने लाइफ में अचीव की है और इसके सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या फिर हमने ये कोर्सेज़ किए थे लेकिन इसके सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करके उन्हें अरेंज कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस यही है कि डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो हमें ये पता रहे कि
हमारे पास एक्चुअल में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ती जाती है, अगर हमें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ध्यान नहीं जाता और फिर जब हमें रिक्वायरमेंट आती है, तब हमें ध्यान आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वापस इतने साल पीछे पास्ट में जाकर कंसर्न पर्सन से या कंसर्न टीम से या डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना और उसके बाद उन चीज़ों को अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के बाद हम देखते हैं हमारे कुछ एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स। एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स मतलब कभी हमने सिंगिंग का हमें शौक़, डांसिंग का शौक़ है, स्विमिंग है, मेहंदी है, रंगोली है और कई सारी एक्टिविटीज़ में हम हमारी लाइफ ड्यूरेशन में पार्ट्स लेते रहते हैं, तो उनके भी जो सर्टिफिकेट्स है वो आप सँभाल के रखिए। आप कहीं न कहीं उन्हें शो कर सकते हो, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऐड ऑन होता है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी स्किल्स में वो आपको काफ़ी हेल्प करता है आगे बढ़ने में। फिर एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स के बाद कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, अगर वो है तो जैसे आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई गवर्नमेंट का कोर्स किया है, कोई टेक्निकल कोर्स किया है, तो आप उन चीज़ों का सर्टिफिकेट सँभाल के रख सकते हैं, आप उसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ अदर सर्टिफिकेट्स जिनकी हमको इस समय रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन जॉब में है तो उसे कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है या उनके पास कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स अवेलेबल हो सकते हैं जिन्हें वो अरेंज करके रख सकता है या सँभाल के रख सकता है। तो यहाँ पर एज़ अ एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई एक्स वाई ज़ेड पर्सन है जो एप्रॉक्स 5 जॉब्स कर चुका है अभी तक उसकी लाइफ़ में और अभी तक उसका 5th जॉब है, क्योंकि जब हमारे पास इस लेवल का डेटा अवेलेबल होगा तो हमको इन्हें अरेंज करने और इन्हें सँभाल के रखने और समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जॉब से रिलेटेड क्या-क्या सर्टिफ़िकेट्स होते हैं। जो आपके पुराने सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो तो आपको जॉब में ऑब्वियसली काम आएँगे, जहाँ पर एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ या फिर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होगी और कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफ़िकेट्स अगर आप लगाना चाहें, जो आपके जॉब में और अच्छा आपको ऐड ऑन दे, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। पर मेन सर्टिफ़िकेट्स जो जॉब के बाद या लगने के बाद हमें अवेलेबल होते हैं या जिन्हें हमें सँभाल के रखना है, उनकी लिस्ट डाउन अब ये रहेगी। सबसे पहले हम अगर फ्रेशर हैं तो हम रिज़्यूम प्रिपेयर करते हैं, तो हम एक रिज़्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं एज़ अ फ्रेशर। उसके बाद अगर हमारी जॉब लगती है, अगर हमारी फर्स्ट जॉब है तो हमारे पास होगा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और अगर हम जॉब स्विच करके सेकंड जॉब की ओर बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए जाते हैं तो हमारे पास होगा रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर। कई कंपनीज़ हैं जो रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर डिफरेंट देती हैं, उसपे अलग-अलग चीज़ें मेंशन होती है। रिलीविंग लेटर पे आपका बिहेवियर कैसा रहा और आपने कितने समय से कितने समय तक काम किया, अलोंग विथ दैट कुछ एडिशनल चीज़ें मेंशन होती है। और आपके एक्सपीरियंस लेटर पे स्पेसिफिकली वो डेट को, ड्यूरेशन को लेकर होता है कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक पर्सन ने काम किया है। कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी कि वो कैसा बनाती है। तो कई जगह दोनों चीज़ें एक हो सकती है और कई जगह अलग भी हो सकती है। उसके बाद अगर आप सेकंड जॉब के लिए अप्रोच करते हैं, तो फर्स्ट जॉब से आपको लग सकता है लास्ट 3 या फिर 6 मंथ की सैलरी स्लिप, दैट अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो कितने समय की माँगते हैं। लेकिन जनरली जो अभी स्टैंडर्ड या प्रोसेस चलती है, वो ये रहता है कि 3 मंथ टू 6 मंथ की सैलरी स्लिप वो माँग सकते हैं, कभी ज़्यादा या कभी कम भी हो सकती है। तो अगर आप नेक्स्ट हम देखें तो एक एक्सपीरियंस रिज़्यूम आप बना सकते हैं, आप रिज़्यूम को अपडेट कर सकते हैं। पहले आपका फ्रेशर का था, अब आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। यूट्यूब पर और ऑनलाइन इंटरनेट पर कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स, वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको रिज़्यूम बनाने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम वो वाला पार्ट यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट का वीडियो है। उसके बाद अगर हमारी सेकंड जॉब है तो उसमें भी हमको सेम चीज़ें रहेंगी, ऑफर लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, अगर रिलीव करते हैं तो रिलीविंग लेकर, एक्सपीरियंस लेकर, थर्ड जॉब में भी सेम रहेगा, फोर्थ जॉब में भी सेम रहेगा और फिफ्थ जॉब में भी सेम रहेगा एंड एज़ सो ऑन, इट विल गो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि हमने जॉब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो अरेंज कर लिए हैं, उन्हें लिस्ट डाउन भी कर लिया। लेकिन हमको एक स्पेसिफिकली लिस्ट बनानी है जहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं, वो हमारे लिए आगे बहुत कन्वीनिएंट रहेगा कि हमारे किस जॉब में किस समय से कितने समय तक का ड्यूरेशन था, कौन से मंथ से लेके कौन से ईयर तक का, कौन से मंथ तक का, किस-किस जॉब में ये चीज़ें थी, हम ये पूरा मेंशन करेंगे, एक लिस्ट डाउन करेंगे। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी हमें करने में, पर आगे ये हमें लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करेगा और इट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी। आप एक बार करके रखेंगे, आपको हमेशा हेल्प करेगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पर्सन है जो एक्स वाई ज़ेड है और उसका जो जॉब ड्यूरेशन है, वो किस इस तरह का है। उस पर्सन ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी ईयर 2000 में 4 मार्च को। उसके बाद उसने वो जॉब एंड की 12 फरवरी 2002 में। यहाँ पे उसने कुछ बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्रोच किया तो उसने सेकंड जॉब के लिए स्विच किया।
एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई जॉब जॉइन करो, ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 1 ईयर तक तो वहाँ पर रहो ही रहो। उसके बाद अगर आप स्विच करना चाहो तो बेस्ड ऑन योर डिसीज़न, क्योंकि ये पर्सनल डिसीज़न होते हैं, कोई ओवरऑल आपको नहीं बोल सकता कि आपको इतने समय तक रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। पर एटलीस्ट आपको 1 ईयर तक वहाँ रहना चाहिए बेस्ड ऑन मैनी कंडीशंस, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर आपको कहीं स्पेंड करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग जब भी जॉब से रिलीव हों, आप लोग प्रॉपरली उनका जो नोटिस पीरियड होता है वो सर्व करके रिलीज़ हों, ताकि आपको वहाँ के सर्टिफ़िकेट, डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी स्लिप वो लोग सब कुछ अरेंज करें, जो आपको आगे वाली जॉब में एज़ अ एक्सपीरियंस काउंट होगी, तो उससे आपका सैलरी हाइक भी होगा और आपकी जो एक रेपुटेशन है वो भी अच्छी होगी। तो हम यहाँ पर अब सेकंड देखते हैं। फर्स्ट जॉब उनकी थी 4 मार्च 2000 से लेकर 12 फरवरी 2002 तक। सेकंड जॉब उनकी थी 15 फरवरी 2002 से लेके 17th नवंबर 2005 तक। थर्ड जॉब उन्होंने की 10th दिसंबर 2005 से लेके 1st जनवरी 2009 तक। दीज आर जस्ट द रैंडम एग्जांपल। किसी से अगर ये कहीं मैच हो रहा हो तो इट कैन बी कोइंसिडेंट, बट दीज आर जस्ट द रैंडम एग्जांपल हैज बीन नोट डाउन ओवर हियर। उसके बाद जब उनकी फोर्थ जॉब की बारी है तो वो है 2nd ऑफ जनवरी 2009 से लेके 4th ऑफ जुलाई 2014 तक। और उनकी जो लास्ट जॉब है वो है 10th ऑफ जुलाई 2014 से लेकर प्रेजेंट तक। अब इतना जॉब ड्यूरेशन मैंने ऐसा एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उनको अरेंज करने में, लिस्ट बनाने में हमारे पास एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो अपन काउंट करते हैं, आप लोग मुझे बताना अगर मेरे काउंटिंग में कुछ गलती हुई हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपने जो काउंट किया है वो गलत किया है। तो इनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी 1 ईयर 8 मंथ्स 8 डेज़ की। इनकी जो सेकंड जॉब थी वो थी 3 इयर्स 9 मंथ्स 2 डेज़ की। इनकी जो थर्ड जॉब थी वो थी 3 इयर्स 22 डेज़ की। इनकी जो फोर्थ जॉब थी वो थी 5 ईयर 6 मंथ्स 2 डेज़ की। और इनकी जो फिफ्थ जॉब है वो 10th जुलाई से लेकर 2014 से लेकर प्रेजेंट तक अवेलेबल है, मतलब अभी भी वो जॉब कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, ओके, ऑफ एनी ऑफ द पर्सन नेम्ड एक्स वाई जेड। इतना डेटा लिस्ट डाउन करने के बाद अब और इन्हें अरेंज करने के बाद अब हम कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे देखते हैं जिनकी हमें थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा नीड होगी। उसमें सबसे पहले हैं फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हमेशा खिंचवा के अपने पास रखें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको इंस्टेंटली किसी भी चीज़ के लिए फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे पास उस समय अवेलेबल नहीं होते, तो या तो वो अपॉर्च्युनिटी डिले हो जाती है या वो मिस हो जाती है या फिर वो फिल हो जाती है और फिर हमें अनदर अपॉर्च्युनिटी के लिए वेट करना पड़ता है और फिर हमें थोड़ा-सा रिग्रेट होता है। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो कई लोगों के साथ हो चुका होगा, मेरे साथ भी लाइफ में हुआ है। सो तब से जब 1-2 बार ये इंसिडेंट हुए मेरे साथ जब मैं जॉब में था और कभी मुझे ऐसा ज़रूरत महसूस हुई, तो उस समय के बाद से मैंने हमेशा अपनी पर्स में मेरे पास फ़ोटोज़ अवेलेबल रहते हैं और वो रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएँ बना रही है, तो उसके लिए समग्र आईडी के बारे में हम में से बहुत से लोगों को कम पता है, मुझे भी बहुत कम पता था। तो क्या है इस पर बहुत सारे वीडियोज़ और डेटाज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन समग्र आईडी कहीं सर से आप अरेंज करके रखिए और आपके पास आपकी समग्र आईडी होनी चाहिए। ये आपको कई सारे गवर्नमेंट जो अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी वहाँ पर आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तीसरा आपका रेंट एग्रीमेंट अगर आपने कहीं पर करवाया है तो वो भी आप ज़रूर सँभाल के रखिए। अगर आपने घर चेंज किया है तो पुराने एग्रीमेंट की अगर एक कॉपी आप रखना चाहें तो आप सँभाल के रख सकते हैं। कहीं फ्यूचर रेफ़रेंस में आपको काम आएगा या एज़ अ डेटा वो आपके पास अवेलेबल होगा जस्ट फॉर द रेफ़रेंस। उसके बाद आपकी होम रजिस्ट्री अगर आपने करवाई है तो वह आप उसे बहुत अच्छे से कहीं सँभाल के रखिए। आपके पास टैक्सेस के बिल होते हैं, टैक्स आप ज़रूर पे करिए। जो भी गवर्नमेंट की डेट रिलीज़ होती है स्पेसिफिकली जो डेट्स होती हैं उस पर आप टैक्स ज़रूर, अब तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी छूट भी दे रही है टैक्स पे करने में, तो टैक्सेस आप ज़रूर पे करिए। आपको इससे आगे फ्यूचर में बहुत सारे पॉज़िटिव बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेसिफिकली आपको शायद लोन वगैरह में भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के 4 तरह के मेन टैक्सेस होते हैं। एक होता है होम टैक्स, दूसरा होता है वाटर टैक्स और तीसरा आजकल जो इंडिया में स्टार्ट हो गया है, जो सफाई अभियान शुरू हुआ है, तो हमें एक गार्बेज टैक्स भी पे करना पड़ता है, जो साफ-सफाई के लिए टैक्स होता है, वो भी हमें पे करना पड़ता है। उसके अलावा इसमें हम एक चीज़ ऐड ऑन यहाँ पर भी कर सकते हैं इस कैटेगरी में, जो होगा हमारा बिजली का बिल, तो आप वो भी सँभाल के रखा करिए क्योंकि वो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में काउंट होता है।
इसके अलावा जो आप इनकम टैक्स आईटीआर जो हर फाइनेंशियल ईयर में फाइल करते हैं, आप उसके भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर अरेंज करके संभाल के रखिए। अगर वो मैक्सिमम आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ में अवेलेबल है, तो आप सॉफ्ट कॉपीज़ में ही उन्हें संभाल के रखिए, अननेसेसरी उन्हें प्रिंट मत करवाइए। तो आइए एक बार पूरी चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट में थे फ़ोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जिसमें हमारे पास ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद हमारे पास स्कूल के रिज़ल्ट्स थे, सर्टिफ़िकेट्स थे। ग्रेजुएशन के हमारे पास मार्कशीट और डिग्री था। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास मार्कशीट और डिग्री था। उसके बाद अ, हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के बारे में, एक्टिविटी के सर्टिफिकेट्स के बारे में और गवर्नमेंट से अगर हमें कोई सर्टिफिकेट्स मिला है तो उसके बारे में ईटीसी। जॉब में जाने के बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास रिज्यूम के बाद अगर हमारा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और अगर जॉब स्विच करते हैं तो रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर और अलोंग विद द सैलरी स्लिप्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम उन सबको एक बार एक जगह नोट डाउन कर लें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हमने डिस्कस किया फ़ोटो, समग्र आईडी, रेंट एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, टैक्सेस के बिल अलोंग विथ आईटीआर। ठीक है। अब इतना सब करने के बाद हम इन्हें अरेंज कैसे करें, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए, मार्केट में ऐसी एक फ़ाइल मिलती है, आप ऐसी फ़ाइल ला सकते हैं। ये 40 लीव्स की फ़ाइल है। ओके। सो 40 लीव्स की ये फ़ाइल है। इसमें स्टार्ट में आप अपना डिटेल भी डाल सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड ये है, आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ये फ़ाइल आपके डॉक्यूमेंट्स कितने हैं इस बेस पे डिपेंड करता है। आपको 1 फ़ाइल भी लग सकती है, 2 भी लग सकती है, 2 से ज़्यादा भी लग सकती है। लेकिन इन फ़ाइल्स में या इस तरह की फ़ाइल्स में रखने का बेनिफिट ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सेफ़ रहेंगे, वो फटेंगे नहीं, torn नहीं होंगे, पानी से बचेंगे, नमी से बचेंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि रखे-रखे वो। और आई वुड रिक्वेस्ट कि सबको एक सेफ जगह रखना ताकि घर के चूहों और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं आप उनसे ये बच सके। तो देखो, ये जो फ़ाइल मेरे पास इस समय अवेलेबल है वो ये फ़ाइल है। यहाँ पर आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट कार्ड्स या चीज़ें हैं तो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ एडिशनल कॉलम्स उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें कुछ स्पेस दी हुई है जहाँ पर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अगर आपका रिज़्यूम है तो आप वो चाहें तो स्टार्ट में यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ से लीव शुरू होती है, आप लीव्स यहाँ पर एक-एक लीव में एक-एक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लगते, वहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो। स्पेस अवेलेबल रहती है हमारे पास, तो एक लीव में एक डॉक्यूमेंट यहाँ लगाया और एक डॉक्यूमेंट इसके पीछे लगा दिया फ्रंट साइड से, ताकि जब आप पेज पलटाओ तो आपको दोनों चीज़ें दिखे कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट वो किस चीज़ को लेकर है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट या बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ कुछ लोग एक ही लीव में डाल देते हैं, तो वो चीज़ मत करना। ये जो पेज रहता है पन्नी का, ये फट सकता है, तो ये चीज़ मत करना। फटेगा तो फ़ाइल ख़राब होगी और दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा। और एक चीज़ सबसे ख़ास ध्यान में रखना कि इस फ़ाइल को आप जहाँ भी रखो थोड़ा-सा स्पेशियस जगह पे रखना। इसको ऐसे मत रखना कि इसके ऊपर बहुत सारा वज़न रखा हो, क्योंकि अगर आपने 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक उसे हाथ नहीं लगाया, तो जब आप फ़ाइल खोलोगे ना, तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि जितने आपके सर्टिफ़िकेट के पेजेज़ हैं ना, उसके सारे जो लेटर्स हैं ना, वो आपको यहाँ प्रिंट हो जाएँगे। तो आपका सर्टिफ़िकेट तो खराब होगा ही, आपकी फ़ाइल भी खराब होगी और सर्टिफ़िकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो खराब हुआ तो मैंने बताया, उनको फिर से अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक चीज़ एडिशनली आप कर सकते हो, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लैमिनेशन करवा के रखो। लैमिनेशन करवाने के बाद फिर आप इस फ़ाइल में लगाओ, तो वो जो लेटर्स यहाँ पे प्रिंट होने वाली प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दबे ना, अगर दबी तो फिर इस पर लेटर्स प्रिंट होना शुरू हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद इस फ़ाइल को अब अगर हम पीछे देखें, तो पीछे भी हमारे पास थोड़ी-सी उन्होंने स्पेस कुछ दी हुई है। स्पेस में आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर चाहो तो आप लगा सकते हो। और इस फ़ाइल को फिर प्रॉपर्ली सँभाल के रखना। ऐसा नहीं कि हाँ, वो फ़ाइल बन गई तो पता ही नहीं कि फ़ाइलें कहाँ, तो पता चला पूरी फ़ाइलें गायब हो गई। तो ऐसा मत होने देना, क्योंकि होता है ऐसा। स्पेसिफ़िकली ये तब हो सकता है अगर आप रेंट के घर में रहते हो और अगर आपका घर स्विच होता हो, आप एक घर से दूसरे दूसरे घर में शिफ्ट करते हो, या आप कहीं से पुरानी जगह से नई जगह, या फिर जॉब के लिए आप सिटी से स्विच करते हो, तो अपनी फ़ाइल आप साथ में ले जाते हो। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। जितना ध्यान अभी हमारा मोबाइल पर रहता है कि हम मोबाइल बहुत सँभाल के रखते हैं, इन चीज़ों को सँभाल के रखना, क्योंकि अगर ये आपके पास हुआ तो आप अच्छे-अच्छे फ़ोन भी खरीद सकते हो। ये एक प्रैक्टिकलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमको ये चीज़ें पैसे के लिए या हमको पढ़ाई पैसे के लिए करनी है, इस चीज़ से मैं कभी एग्री नहीं रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकलिटी है कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपको लाइफ़ लॉन्ग में बहुत काम आएँगी। आपके पास जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है, कुछ ज्वेलरीज़ या वो रहती है,
जितना आप उन्हें सँभाल के रखते हो, उतना या उनसे ज़्यादा आप इन चीज़ों को ज़रूर सँभाल के अरेंज करके रखिए। ये पूरा वीडियो बनाने का पर्पस ही ये था कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ एक रिफ्रेशर देने में कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस समय आप कैसे उन्हें अरेंज कर सकते हो, कैसे सँभाल के रख सकते हो और किस तरह से उन्हें अरेंज कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अरे रुको, अभी जाओ मत। छोटा-सा एक पार्ट बाकी है, एक बोनस टिप देना थी लास्ट में और वो ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो उन्हें स्कैन करके उनका फ़ोटो लेके उन्हें एक सॉफ्ट कॉपी में अरेंज कर सकते हो। देखो सॉफ्ट कॉपी में अरेंज करने का भी बहुत छोटा-सा सिस्टमैटिकली सिस्टम है। आप क्या कर सकते हो आपके लैपटॉप में और उस लैपटॉप के डेटा का कहीं आप बैकअप भी ज़रूर लेके रखिएगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भरोसा नहीं होता, वो कभी भी डाउन हो सकती है और उसे जहाँ भी रखें, कोशिश करना उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड प्रोटेक्टेड आजकल कुछ अच्छे जेन्युइन ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है जहाँ पर आप उन्हें रख सकते हो ताकि आप वर्ल्ड में कहीं भी रहो तो आप ज़रूरत पड़ने पे उन्हें एक्सेस कर सको। तो आप एक कुछ फ़ोल्डर्स ऐसे बना के रख सकते हो जैसे आपने एक फ़ोल्डर बना लिया आईडी के प्रूफ़ के डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा आपने फ़ोल्डर बना लिया स्कूल का, तीसरा आपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर बना लिया जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपने बना लिया और कुछ फर्दर स्टडीज़ के अगर आप उसमें बनाना चाहें कॉलेज से जो आप पास आउट करते हो वो। उसके बाद फिर आप यहाँ बना लोगे प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट्स के, आप एक्टिविटी के जो सर्टिफ़िकेट्स हैं आप उनका एक फ़ोल्डर बना लेना, एक फ़ोल्डर आपके जो गवर्नमेंट सर्टिफ़िकेट्स हैं इनका बना लेना। स्पेसिफ़िक अलग-अलग रहेंगे ना तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उन्हें ढूँढ के जैसे हार्ड डिस्क सिस्टम डेटा ढूँढ के नहीं लाता, वैसे आपको सिस्टम से डेटा ढूँढ के लाने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आपके जॉब के सर्टिफ़िकेट्स में आप यहाँ पर सैलरी स्लिप्स का एक अलग से फ़ोल्डर बना सकते हो। आप जो आपके ऑफ़र लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर है, उनका एक अलग फ़ोल्डर बना लो। उस फ़ोल्डर के अंदर एक सब फ़ोल्डर बना लो कि ये मेरी कंपनी का नाम था और उसका एक फ़ोल्डर, फिर दूसरी कंपनी के नाम का एक फ़ोल्डर, तो आपको एक्सेस करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। रिज़्यूम आप एक अलग से कहीं पर मेंशन रख सकते हो। वहाँ पर आप एक छोटी-सी टेक्स्ट फ़ाइल बना के रख सकते हो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी जिसमें ये मेंशन होगा कि आपकी कौन-सी जॉब का किस ड्यूरेशन से आपने स्टार्ट की और किस ड्यूरेशन पे एंड की और उसके आगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया था ना कि कितने मंथ, कितने ईयर्स और कितने डेज़ हैं, आप वो भी लिख सकते हो। थोड़ा कन्वीनिएंट रहेगा आपको ये चीज़ें अगर याद रहेंगी तो किसी को बताने में आपको एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। तो आप इन चीज़ों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी अरेंज कर सकते हो और एक अदर फ़ोल्डर बना सकते हो जिसमें आप कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अगर सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखना चाहें तो आप उन्हें रख सकते हो। पर जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप उन्हें सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी रखिए और उससे आपको कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड उन्हें एक्सेस करना पड़ा तो कुछ स्पेसिफिक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म पर अलॉन्ग विथ द टोटल सिक्योरिटी क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें सँभाल के रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो मैंने तो ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस या नॉलेज पर्पस बनाया है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इन्हें कॉन्फिडेंशियल रखिए, सिक्योर रखिए और एक जगह रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। नमस्कार।